शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज सैटरडे और कैनॉट प्लेस का क्या कहना, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बेहद उमस, बेहद गर्मी और इन सब के बीच में तमाम सारे लोग मौजूद, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू करूंगा। बहुत दूर से लोग भी आए हैं और आज बहुत सारे लोग नए भी दिख रहे हैं। कुछ लोग रुक जाते हैं और यहां से आगे बढ़ जाते हैं। ये वही कारवां है जो लगातार पिछले 10 सालों से लगातार ऐसे ही चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मंडे टू सैटरडे मैं यहीं पे शो करता हूं। अगर दिल्ली में हूं तो यहीं शो करता हूं, अदरवाइज जहां पे होता हूं उस जगह पे शो करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आज एक बात और कहूंगा, क्योंकि भीड़ ज्यादा है, प्लीज अपने मोबाइल, अपना पर्स, अपना सामान जरूर ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक खास बात है। अगर आप पैनल को बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं तारुफ कराऊंगा, परिचय कराऊंगा, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी आज मैंने नहीं बुलाई है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, किसी नेता की जरूरत नहीं। ऑफ कोर्स नेता की जरूरत है, नए नेता आए, नए नेता बने, बहुत अच्छी बात है। वो जो पुराने हैं वो इनसे सीखें और जो ये हैं वो उनसे सीखें। लेकिन मैंने आज किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बुलाया और जानबूझ के नहीं बुलाया, और वो इसलिए कि खामखा हो हल्ला ठीक नहीं। बिल्कुल हो हल्ला की बिल्कुल मैं खिलाफ हूं। और दूसरी बात, लोग अक्सर कहते हैं कि पक्षपात हो जाता है। कोई जरूरत नहीं पक्षपात की। आपको जो महसूस होता है, आपको जो लगता है वो बोलिए। कोई किसी पे ना तो कोई किसी तरह का प्रेशर है और ना ही किसी पे कोई तरह का दबाव। कैसे हैं आप पाजी? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी ठीक हूं। मैं आया जो मेहमान है बिल्कुल बगैर वक्त गवाए उनसे परिचय कराना चाहूंगा। हाफिज गुलाम सरवर साहब बहुत दिनों बाद आज हमारे साथ बीच में शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी कुछ देर आगे, बहुत बहुत शुक्रिया, इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर नदीम अहमद पहले भी शो में आते रहे, आज एक बार फिर से शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात कुमार जी, आप दिल्ली से, लखनऊ से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजय अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रभात कुमार जी, प्रभात पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खड़े हो जाइए, तो ऐसा कौन चुनाव थोड़ी कहने खड़े होने के लिए। बहुत बहुत कवि हैं भाई ये, जोरदार ताली बजाइए। कल दिन लेट आए थे, आज बिल्कुल आधा घंटा पहले आ गए। अच्छे नेता के सारे गुण हैं इनके अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। फजील अहमद साहब, इनका एक परिचय और है, ये होम्योपैथ बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर हैं ये, डॉक्टर फजील अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनवर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंकित मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अरोड़ा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं। मैं शो का स्टार्ट करूं या जो इधर लोग खड़े हैं वो पहले बोलना चाहेंगे, कोई भी एक दो लोग, या मैं शो स्टार्ट करूं, बीच बीच में आप बोलते रहेंगे, जो भी तय करें। जी, पहले बोलना चाहेंगे आप? जी, कहां से आना हुआ आपका? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। क्या नाम है साहब आपका? मोहित है। मोहित जी, क्या काम करते हैं मोहित जी? मैं अभी तो बेरोजगार हूँ इस समय, क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है। क्या कोर्स क्या किया है आपने? ग्रेजुएशन करी है। मैं पहले जॉब करता था 12-12 घंटे। नहीं, एक मिनट, अगर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये ऐसी कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं जी। 12-12 घंटे जॉब करते तो तनख्वाह मिलती थी 20,000 रुपए। तो इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बेरोजगार आज जो युवा है सब बेरोजगार घूम रहे हैं। 15-15 घंटे काम होता है और सैलरी के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। हाँ जी, आप अपना बोल लीजिए, उसको बोलने दीजिए कम से कम। सबको बोल रहे हैं, अपने आप को बोले ना कि मैं बेरोजगार हूँ, ये बोलो ना। आप क्या काम करते हैं साहब? मैं जॉब करता हूँ। क्या काम करते हैं साहब? ऑफिस में काम करता हूँ। अच्छा जी, कितने सालों से काम कर रहे हैं? 2010 से काम कर रहा हूँ। आपकी उम्र क्या है साहब? मेरी 39 साल है। 39 साल। बेटा तुम्हारी क्या उम्र है? 28 साल। क्या तनख्वाह मिलती है साहब आपको? अभी लगभग 40,000। 40,000 रुपए मिलती है। आपका घर का खर्चा अच्छा तरह से चलता है? कैसे चलता होगा? 40,000 रुपए में बहुत महंगाई है, नहीं चल पा रहा होगा। किससे मांगने जाता हूँ, अपना चलाता हूँ। मैंने कहा 40,000 रुपए में खर्चा नहीं चलेगा, महंगाई ज्यादा है। बोला मैं किससे मांगने जाता हूं, अपना खर्चा खुद चलाता हूं। बेटा थोड़ी तो पैर के जो तलवे हैं घिसने पड़ते हैं थोड़े से, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें 1 लाख की तनख्वाह ना मिले। ऊपर वाला करे, अल्लाह करे, ईश्वर करे कि तुम्हें 5 लाख रुपए महीने मिले।
मेहनत से मिले। है ना जी? ये प्रतीक भैया बनना चाहते हैं कि प्रतीक भैया की तरह जॉब मिले। तो एक दिन में थोड़ी प्रतीक भैया हो जाएगा ना, तो एक ही दिन में भैया जी नहीं हो सकता। बड़ी मेहनत करिए। पहली तनख्वाह अगर बता दें हुजूर आली यहाँ पे, तो लोग शर्म आ जाएगी लोगों को। जितनी पहली तनख्वाह मुझे मिलती थी, हाँ जी कितनी मिलती थी पूछ रहे हैं? अरे नहीं बताई जाती, क्योंकि जो देते थे पहली तनख्वाह उनको भी तो शर्म आएगी। मैं उनकी शर्म को लेके अपनी पहली तनख्वाह नहीं बताता। बेटा बड़ी मुश्किल से चीजें संवरती हैं। जॉब करी है 1.5 साल, बट सैलरी मिलती थी 20-25 हजार रुपए। मैं जानता हूँ कम है सैलरी, और होनी चाहिए। 15-15 घंटे काम कराते थे। शादी हो गई? हाँ, अभी अनमैरिड हूँ मैं। अभी अनमैरिड है तो अभी मेहनत कर सकते हो, करो, मैंने बाद में भी करना। तो पहला सवाल तो ये था। और कोई एक आधा बोलना चाह रहा? हाँ अरे कई प्रोग्राम में आता हूँ मगर बोलता नहीं हूँ, बोलता हूँ। हाँ तो अब लगी रहा बोलते हुए। तो आप तो मुझे लग रहा है बोलते ही हुए पैदा हुए थे। जो आदमी इतनी दूर से बोलता हुआ चला आ रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी नहीं बोलता। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम पारसनाथ है सर। पारसनाथ जी, जिसको छू दोगे वो सोना हो जाएगा। कोशिश तो करता हूँ मगर होता है। क्या काम करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ सर। हाँ जी बोलिए। आज ऑटो वाले भैया नहीं है, मुंबई गए हैं जी, बताइए। ये महंगाई का मुद्दा नहीं है, हाँ ये बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, ये केवल दुनिया में शांति का मुद्दा है। और मोदी जी घूम रहे हैं शांति के लिए। जब सब मोदी के साथ चल रहे हैं, ये भारत की राजनीति पार्टियां जो हैं, ये अपना रोजगार के लिए काम कर रही हैं। रोजगार छोड़ दो, केवल मोदी के पीछे चलो। मैं ये कहना चाहता हूँ। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। डिबेट का आगाज करता हूं। मुझे लगता है कुछ और अच्छा बोलने वाले, कुछ अच्छी बात कहने वाले, डिबेट में कुछ वैल्यू एडिशन करने वाले लोग जरूर आएंगे। किसी ने मुझसे कहा कि आप पक्षपात करते हैं। मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, आ जाऊंगा। आप पक्षपात करते हैं या पक्षपात करते हुए दिखते हैं। मैं ऐसा कोशिश तो करता हूं कि ऐसा ना हो, सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं ऐसा करूंगा। बड़ी ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश करता हूं। अलबत्ता आपको ऐसा लगता है तो इसका कोई इलाज मेरे पास नहीं, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि मैं आपके मुताबिक नजर आऊं। डिबेट की शुरुआत करता हूं और दो बातें हैं। अभी आपने आधे चित्र में देखा कि प्रधानमंत्री मिस्र कायरो की जो राजधानी है वहां पहुंचे हैं और बीजेपी ने भी कुछ मुस्लिम वोट बैंक के लिए काम करना शुरू किया। मुस्लिम मित्र बना के एक योजना देवबंद से शुरू करी और यह कोशिश हुई कि जोड़ा जाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। मोदी जी अमेरिका में थे, वहां पे एक पत्रकार, महिला पत्रकार ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में लोकतंत्र है। ऐसा कहा गया, ऐसा लोग कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र। यहीं पे मोदी जी ने कहा, कहते नहीं है हमारा, हाँ लोकतंत्र है, हमारे डीएनए में लोकतंत्र है। यहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक करके लोग बोलना शुरू करेंगे, मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। सबसे पहले अनवर जी आप बोलना चाहेंगे? जी अनवर जी आप शुरू करिए। सर आपको मेरा धन्यवाद कि आप हमें बुलाते हैं और सब जनता को मैं धन्यवाद करता हूं। आज देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिका में हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का लोकतंत्र तो खतरे में मेरे भाई। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर नहीं जाएंगे, अमेरिका जाके तारीफ करेंगे। किसकी तारीफ करेंगे? लोकतंत्र ठीक है। भैया लोकतंत्र अगर ठीक हो तो मणिपुर के लिए थोड़ा सा तो आप वहीं से भी कह सकते हैं कि मणिपुर जल रहा है। मणिपुर एक चीज जानना चाहता हूं मैं, लोग कहते हैं कि आप माइक हटा लेते हैं। मणिपुर की स्थिति जातीय हिंसा है वहां पर, और जिस तरह की हिंसा है वहां पर, उससे पूरे देश के इतिहास के, लोकतंत्र के इतिहास को आप एक ही मिनट में नाप देंगे क्या? मैं जानना चाहता हूं, बस एक छोटा सा विद्यार्थी होने के नाते। सर सरकार किसकी है? किसका अधिकार बनता है? सबसे ज्यादा सरकार का अधिकार बनता है। अभी आपके सामने एक बेरोजगार कह रहा था मेरे पास बेरोजगार, एक मेरा भाई कह रहे हैं कि मोदी जी के पीछे चल दीजिए। अरे मोदी जी के पीछे तो सारा हिंदुस्तान चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी देश तो बिगड़ रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी हो रही है, सिलेंडर बढ़ गया है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। मोदी जी बेरोजगारी पे तो बात करेंगे नहीं, नरेंद्र मोदी जी जाके अमेरिका में अपनी तारीफ करेंगे। अरे जनता की बात कीजिए, जनता के विकास की बात कीजिए।
ये तो नेताजी निकले। अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर। नेताजी, अरे भाई रुको, नेताजी कैसे भाई? मोदी जी आ गए, लोकतंत्र आ गया, मणिपुर आ गया, जातीय हिंसा आ गई, बचा क्या? बोले ये तो मोदी जी, ये तो नेताजी निकले। अब देखो, अगर देश में बोलेगा कोई तो इन सारे मुद्दों पे तो बोलेगा भाई, बोलने का अधिकार है। अनवर जी आपने बोला, शैलेंद्र जी मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा लोकतंत्र पे बात, अमेरिका में सवाल पूछा गया, अनवर जी ने मणिपुर का सवाल उठा दिया। मैं बहस को आगे बढ़ाता हूं। जी प्रतीक जी, मैं जो आराम से सवाल पूछना तो पूछो, ऐसे नहीं। हाँ जी। जो लोग असहमत हैं भारतीय शासन व्यवस्था से, मैं उनको स्वेच्छा से विषय देता हूं कि आप विषय तय करिए, समय तय करिए, मैं उसी पर चर्चा करूंगा। इससे शायद कुछ नहीं हो सकता। अभी आपने बात की लोकतंत्र की, तो देश के अंदर 30 मुख्यमंत्री हैं मौजूदा परिस्थिति में, 15 मुख्यमंत्री विपक्षी दलों के हैं, 15 जो है भाजपा उनके सहयोगियों के। तो ये लोकतंत्र नहीं है क्या? पहली चीज। दूसरा, मणिपुर की समस्या की बात की इन्होंने। मणिपुर की समस्या जो जातीय हिंसा है, क्या 9 वर्ष पूर्व में क्या वो स्थिति ऐसी नहीं थी क्या? इससे भी भयानक स्थिति पूर्व में रही हुई है मणिपुर के अंदर। वो दुखद है, वो टैकल किया जा रहा है। आप क्या चाहते हैं कि ओवर दी नाइट वो मतलब चेंज हो जाएगा? अरे सरकार किसकी है वो? अरे भैया, तो 9 वर्ष पूर्व जो है भी समस्या इससे कई गुना थी। उसके बाद इन्होंने बात की महंगाई की। अनवर, आज पहली बार एक काम करेंगे, हम लोग बोलेंगे जरूर, आप वो बीच में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपना वेट करेंगे जी। और अभी आम जनता को भी मैं एक आंकड़ा रख दूं। एक इंडेक्स होता है कंज्यूमर कैपेसिटी इंडेक्स। लोग बात करते हैं महंगाई की, हिंदुस्तान कभी भी टॉप 5 में नहीं था, और आज कंज्यूमर कैपेसिटी के हिसाब से हिंदुस्तान का नंबर 3 है। आप कहते हैं महंगाई है, यूएस और चाइना के बाद हम खरीदारी 3 नंबर पे कर रहे हैं। कहां भी जी, बिल्कुल बिल्कुल आ गया जी। नमस्ते, कहां से आना हुआ साहब आपका? मैं पटना से। पटना से आए, पानी आनी पूछा किसी ने? अच्छा बिल्कुल, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, हम आपका प्रोग्राम तो कई जमाने से देखते आ रहे हैं। अच्छा जी, नाम क्या है आपका? पहले विजय चौबे नाम है। विजय जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्रोग्राम देखते आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात कहिए जी। आज लाइव आपसे देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। देखो भाई, बगैर बोले भी काम चल सकता है, चुपचाप खड़े रहना जी। भैया एक छोटी सी बात, हाँ जी बोलिए। हमें चाहिए पैसा घर चलाने के लिए, हमें चाहिए रुतबा विश्व पे शासन करने के लिए। हमारे देश ने विश्व पे शासन किया है, पहला गणतंत्र हमारा ही था, वैशाली। आज वो फिर खोई हुई गरिमा अगर वापस मोदी जी ला रहे हैं तो हमें उनका साथ देना है। लेकिन मोदी जी, ये सिलेंडर, ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो है ना, इसको थोड़ा कम कर दें, कुछ तो हमारा हक बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, मध्यवर्गीय परिवार का सवाल, और मैं आपके सवाल में बिल्कुल ही फिर बात नहीं लगा रहा। हमारी दुनिया में साख बड़ी है, लेकिन मोदी जी ये जो सिलेंडर है, ये जो थोड़ी महंगाई है, इसको भी कम दो। नवयुवक, मैं आ रहा हूं, एक मिनट रुको, आता हूं, आ रहा हूं, आई एम कमिंग जी। जनाब फैजल भाई जी। देखिए, बहुत अच्छी बात है अगर हमारे प्रधानमंत्री को कहीं सम्मान मिल रहा है विश्व में। ये अरे रुको भाई, फैजल भाई को बोलने दोगे कि नहीं? ये 125 करोड़ जनता की भी बात है। हमने इस देश को, आर्यभट्ट पैदा हुए, एपीजे अब्दुल कलाम सब कहां से पढ़े? इसी देश से पढ़ के वहां तक। आज जो सीईओ के साथ बैठक कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो भी इसी देश के बच्चे पढ़ के गए हैं। वो कौन खोला स्कूल? 14 के बाद तो नहीं खुला, 14 से बाद। दूसरी बात, अमेरिका में क्या बात हुई कि माइनॉरिटीज के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं। 200 चर्च मणिपुर में जल गया, कौन देगा सुरक्षा? कौन बचाएगा? उधर उत्तराखंड के अंदर मुसलमानों को पलायन करने के लिए गुंडे और पुलिस एक साथ खड़े होकर नारे लगा रहे, कौन बचाएगा इसको? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? नहीं, आप बताइए, 200 चर्च जला कि नहीं जला? 200 मणिपुर में चर्च जला, क्या सरकार वहां नहीं है? क्या वहां पुलिस नहीं है? क्या वहां फौज नहीं है? क्या वहां भारत की सरकार काम नहीं करती है? माइनॉरिटीज है, क्रिश्चियन। चर्च किसका होता है? माइनॉरिटीज का होता है। 200 चर्च जल गया, इसीलिए जज अमेरिका में। और कौन प्रधानमंत्री अमेरिका में नहीं गया जिसको सम्मान नहीं मिला? अरे रुको, चाकू आ गया पता नहीं कहां से बीच में। गलत। अरे अभी इनको भी निकाल देंगे तो फिर बैठा लेंगे किसको? सबको रोज निकालते जाएंगे तो बैठा लेंगे किसको? आ रहा, ऑफ कोर्स। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो है मर गया या लोकतंत्र खत्म हो गया। यहीं पे खड़े होके एक नौजवान आंख में आंख डाल के कैमरे के बोलता है
कि मुझे ये चीज नहीं अच्छी लगती, आप भी सवाल करते हैं, तो ये लोकतंत्र मर गया है या लोकतंत्र जीवंत है या लोकतंत्र मजबूत है? सवाल पूछने की कुव्वत संविधान है, बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया संविधान है, तो उस पर विश्वास तो करिए। भाजपा के लोग, इस 14 से पहले भाजपा के लोग भी यही बात पूछते थे। 70 साल से हम अपने प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं, 70 साल से हम अपने पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछते हैं, 70 साल से हम सड़कों पर खड़े होकर सवाल पूछते हैं। कोई आज नई बात नहीं है, यह महात्मा गांधी बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया संविधान है, उसकी इज्जत से हम ये खड़े हैं। तो हमने कब कहा कि बाबा साहब का बनाया संविधान? हम तो नतमस्तक हैं, हम तो कह रहे हैं कि बाबा साहब का बनाया संविधान, वो प्रियम्बल जिसके आखिर में जोड़ा गया, पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, प्रियम्बल बाद में जोड़ा गया, वो जो उसका प्रस्तावना है और उसमें जो बातें कही गई उसमें विश्वास, तभी तो मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र में विश्वास है। मैं आया, ऑफकोर्स आप ही कहें जी, यू विल रिप्लाई। जी प्रतीक जी, यहाँ पर माइनॉरिटीज पे बात करी। जी मैं कई सारे चर्च जलाए गए, हाँ। जिस पे बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो बात हुई गरीबी, बेरोजगारी, लोकतंत्र खतरे में और माइनॉरिटीज की। यही बात हम देखते हैं कि हम जो हमारे विपक्षी है वो यही बात। जरा इनको चुप कराओ। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपने सभी जो हमारे भाई खड़े हुए यहाँ पर और जो हमें देख रहे हैं कि जब भी ये बेरोजगारी की बात करते हैं तो ये राजनीतिक बेरोजगारी और राजनीतिक गरीबी, और जब लोकतंत्र खतरे में मतलब इनकी कुर्सी खतरे में, ये वो लोग हैं जो फ्री की रेवड़ी देकर जनता को इन्होंने अपने ऊपर निर्भर बनाया है। आत्मनिर्भर देश हो रहा है, इसलिए इनको चिंता हो रही है। और ये लोग जो विपक्षी भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोगों के आवाज में आवाज मिलाकर यहाँ पर ये कहते हैं मुसलमान होकर देश की राजधानी में कनॉट प्लेस में खड़े होकर ये आवाज उठाते और कहते हैं कि माइनॉरिटीज को बोलने नहीं दिया जा रहा, उनके अधिकार खतरे में। ये मुसलमान, मैं मुसलमान, इतनी बुलंद आवाज में दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कौन खतरे में? ये वो लोग हैं जो देश की जनता को बेवकूफ बनाकर खुद के ऊपर निर्भर बनाकर रेवड़ी की राजनीति करना। सवाल पूछना बिल्कुल जायज है। अगर कहते हैं भाई साहब चौबे जी कहते हैं कि दुनिया में साख देश की बढ़ी है, लेकिन हाँ ये सच है कि मोदी जी थोड़ा सिलेंडर नीचे करिए, बहुत महंगा है। तो चौबे साहब के घर में चूल्हा जलता है इसके मतलब, और इन्हें आटे दाल बाव का मालूम है। लेकिन एक चीज है, बड़ी ईमानदारी के साथ बहस बहुत अच्छी, बड़ी उम्दा तरीके से। अनवर आप थोड़ा सा बैलेंस बनाइए आज। पांडे जी अब जवाब के लिए आगे आएंगे। जी जनाबे अली। सबसे पहले हमारे अर्थशास्त्री महोदय को जवाब दूंगा। देश आंकड़ों से नहीं, जनता खड़ी है, हाथ उठवा लो। जब पॉकेट पे, प्रभु बहन जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज। तो इन्होंने जो आंकड़े की बात करी ना, जनता अपने पॉकेट को निहारती है और वहीं से आंकड़े निकालती है। आपके आंकड़े की जरूरत जनता को नहीं। और दूसरी बात, लोकतंत्र की बात हो रही है, पढ़े लिखे वाली बात करो पांडे जी। बिल्कुल लोकतंत्र की बात हो रही है। लोकतंत्र वो था ना, स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होता है। प्रतीक भाई लोकतंत्र वो था जब पंडित नेहरू दिनकर को चुन के लाते हैं राज्यसभा से। कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर होते थे दिनकर। और जब 62 की लड़ाई हम हार गए, 62 की लड़ाई जब हम हार गए तो दिनकर ने उसी लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के पंडित नेहरू के बारे में कहा था कि रो की दुष्टिर को यहाँ जाने दे, इनको स्वर्गधीर, पर फिर मुझे गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। कहते शंकर से एक बार करे फिर महोच्चार, पूरे भारत में गूंज उठे हर बम का महोच्चार। ये था लोकतंत्र की। अपने ही सांसद खड़े होकर अपने प्रधानमंत्री से बोलते है किसी का मजाल कि पूछ ले एक बार प्रधानमंत्री जी से कि मणिपुर जल क्यों रहा है, आप अमेरिका का दौरा क्यों कर रहे हो? है किसी का मजाल? पूछ ले एक बार प्रधानमंत्री से कि लोग मर रहे हैं। पांडे जी, लोग मुझसे कहते हैं, पांडे जी आराम से, आज डिबेट बहुत अच्छी चलेगी क्योंकि आज कोई पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बुलाया है। सरवर साहब, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है आज बढ़िया चलेगा मामला। लोग कहते हैं कि आप माइक बिल्कुल स्ट्रेटेजिक टाइम पे हटा लेते हैं। इसलिए हटा लेते हैं कि कम से कम दौरा साल भर पहले तय हुआ होगा। अमेरिका का दौरा साल भर पहले तय हुआ होगा और मणिपुर की समस्या कब खड़ी हुई है यह भी आपको पता होगा। और अगर स्टेट ऑनर है अमेरिका का और अगर देश का प्रधानमंत्री आमंत्रित है, देश के प्रधानमंत्री को बुलाया है, तो उसका एक सम्मान है, उसका एक कैडर है। और जैसा कि चौबे साहब कह रहे थे कि दुनिया में साख बढ़ती है,
ठीक है, मेरे देश की समस्या आंखें नहीं मूंद सकते पांडे जी। साख तब घटती है ना जब बिल्किस बानो के बेटी 3 बरस की बेटी को पटक के मारने वाला जेल से छोड़ दिया जाता है और उसको माल्यार्पण किया जाता है, तब देश की साख घटती है। आज पांडे जी ने जो तर्क ढूंढे, पांडे जी बैठना नहीं, कसम है तुम्हें, पांडे जी बैठना नहीं, कसम है तुम्हें खुदा की, बिल्कुल कसम खुदा की। पांडे जी ने कहा कि साख तब गिरती है जब बिल्किस बानो, बिल्कुल, और उसका क्या नाम था जो भोपाल में थी, जो मेंटेनेंस मांग रही थी भोपाल वाली, क्या नाम था उनका, क्या नाम, जोर से बोलो, जोर से बोलो, भगा दूंगा, जोर से बोलो, शाहबानो। तर्क, यहां तक तो तर्क था पांडे जी, इसके बाद कुतर्क होगा। नाउ यू प्लीज वेट, प्लीज वेट, बिल्कुल मैं सबको बोले थे। अनवर साहब, सरवर साहब जी, जनाब। मैं कुछ और बोलने के मूड में था, लेकिन इस वक्त आप भी थोड़े से मिस किए। हाँ। और बिल्किस बानो से शाह बानो की तुलना नहीं, लोकतंत्र खतरे की बात हो रही थी, तो लोकतंत्र में एक व्यक्ति का भी अधिकार हो सकता है और मेजॉरिटी का भी और माइनॉरिटी का भी। रेफरेंस जब आप देंगे तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कैलकुलेटिव। जी, जैसे मैं हूं आपके सामने, जैसे मैं हूं आपके सामने, कभी कमजोर भी हो सकता हूं, मजबूत भी हो सकता हूं, लेकिन आपकी स्थिति बराबर रहेगी। लेकिन मेरा अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। लोकतंत्र भारत के डीएनए में था, है और रहेगा, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। यही बात। कितने आए, कितने गए और फिर भी आएंगे, जब तक भारत रहेगा आना जाना लगा रहेगा। लोकतंत्र यहाँ की खमीर में है, यहाँ की मिट्टी में है। जो बातें प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में कही है कि खमीर में है, वो लफ्ज जो अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया उसका अर्थ यही है, खमीर में। लेकिन लोकतंत्र मजबूत भी होता है, कमजोर भी होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस समय एक सिंपल सा उदाहरण दूं, राहुल गांधी ने अगर कोई अमर्यादित टिप्पणी की तो मुकदमा भी हुआ, सदस्यता भी गई। केंद्रीय मंत्री रहे हुए अश्विनी कुमार चौबे ने कल महागठबंधन की बैठक को आतंकवादियों का जमावड़ा कहा। कहीं कोई चर्चा नहीं है, मेरे पास वीडियो मौजूद है। लोकतंत्र यहाँ कमजोर हो रहा है कि जब लोग धरने पर बैठते हैं और डिमांड करते हैं, न तो प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, न गृह मंत्री कुछ बोलते हैं, न पार्टी के जिम्मेदार कुछ बोलते हैं, और रैली में और संसद भवन के उद्घाटन में वो व्यक्ति जिस पर इतना बड़ा गंभीर आरोप हो वो चौड़ा होकर खड़ा दिखता है। यहाँ लोकतंत्र कमजोर होता है। सरवर साहब की मैं इसलिए तारीफ करता हूं कि सरवर साहब पता नहीं होता किधर की बात बोल देंगे, और इसलिए इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये उधर ही बोलते हैं जिधर इनका मन करता है। और प्लीज इनके लिए क्लैप करिए, प्लीज क्लैप करिए। सरवर साहब बैठिएगा नहीं, कसम खुदा की। लोकतंत्र तब भी कमजोर होता है जब आप ऑर्डिनेंस लेके फाड़ देते हैं। सजा, अरे सजा तो मिलेगी ही, करेंगे तो सजा ही मिल रही है, और क्या है। ऑफकोर्स नहीं बढ़ा था। ओके, तय करेंगे कि भाड़ा था या नहीं भाड़ा था। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद के सारा जमाना मोदी जी का दीवाना, बाइडन भी कहे हमको आकर योगा सिखाना। हे सारा जमाना, यूरोप इंडिया को फिरदौस कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी हमको अब बॉस कह रहा है। क्यों आचार्य जी, जब सभी क्षेत्रीय दल अपनी अपनी स्टेट बचाएंगे तो ये कांग्रेसी क्या चुनाव लड़ने चंद्रमा पे जाएंगे? ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, बोइंग कंपनी इस दिशा में भी अपना सहयोग बढ़ाएगी। ये सारे समझौते, ये सारी घोषणाएं भारत में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जॉब क्रिएशन, रोजगार,
हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के आखिरी दिन अमेरिका के केनेडी सेंटर में यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित किया और दुनिया को संदेश दिया कि भारत से जितना जुड़ोगे उसका उतना ही फायदा होगा, क्योंकि भारत से दुनिया को संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने केनेडी सेंटर में यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने दावा किया कि भारत और अमेरिका की ये पार्टनरशिप बेहद मजबूत है। ये पार्टनरशिप सिर्फ कन्वीनियंस की पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप है कन्विक्शन की। ये पार्टनरशिप है कंपैशन की और ये पार्टनरशिप है एक बेहतर विश्व के लिए शेयर्ड कमिटमेंट की। पीएम ने कहा कि हम भारत की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, हम चुनौती को भी चुनौती देते हैं, भारत के गरीबों को भी सशक्त कर रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरह से भारत ने इस महामारी का सामना किया वो भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। पोस्ट कोविड काल में आज इकोनॉमी, सप्लाई चेन में दुनिया की क्या हालत है, इन सब के बावजूद भारत 7% की ग्रोथ लेकर आगे बढ़ रहा है। वॉशिंगटन में पीएम नरेंद्र मोदी ने बिजनेस मीटिंग की। इस दौरान कई कंपनियों के सीईओ और उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान भारत में निवेश में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी चर्चा हुई और पीएम ने कारोबारियों को संदेश दिया कि भारत में निवेश करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। दिस इज द मोमेंट। इस दौरान पीएम ने टेक्नोलॉजी के विकास और भारत के युवाओं के हुनर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और यूथ का संगम से दोनों देशों का भविष्य उज्जवल है। इस बिजनेस मीटिंग में उद्योगपतियों के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मौजूद रहे। टेक्नोलॉजी में जो प्रगति की है वो और भारत का युवा विशेष करके टैलेंट के कारण आज विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। तो टैलेंट और टेक्नोलॉजी का ये मिलन मैं समझता हूं कि अपने आप में एक उज्जवल भविष्य के लिए गारंटी लेकर के आया है। इस दौरान पीएम ने राष्ट्रपति बाइडेन की कोशिशों की तारीफ भी की। राष्ट्रपति बाइडेन का इस महत्वपूर्ण, भले ही छोटी हो, लेकिन मैं कहता हूं ये होनहार है, ये शानदार है और ये धारदार भी है और ये आने वाले भविष्य को बनाने वाली है। उद्योगपतियों के साथ हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही भारत में निवेश को लेकर भी बात बनी। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने वहां भारत के लोकतंत्र का डंका बजा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पत्रकारों ने प्रधानमंत्री से लोकतंत्र के मुद्दे पर सवाल पूछे, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने ऐसा जवाब दिया कि अमेरिका में भारत के लोकतंत्र का डंका बज गया। जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पर दुनिया को बता दिया कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित है। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री की यात्रा से ठीक पहले अमेरिका गए राहुल गांधी ने वहां भारत में लोकतंत्र के मुद्दे पर खूब बात की थी और प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर भी यही मुद्दा उठा। इस बीच अमेरिका की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि यह युद्ध का युग नहीं है। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने यही बात पुतिन से कही थी, जिसका जिक्र पिछले साल सितंबर महीने में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी किया था। और अपने अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यही बात दोहराई और अमेरिका की संसद में दोबारा कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है। दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। यही नहीं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के हर देश को खून खराबा रोकने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। We all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering. यूक्रेन जंग पर प्रधानमंत्री ने शुरू से अपना रुख साफ रखा और बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाने के पक्ष में रहे। यही नहीं, अपना ये पक्ष उन्होंने बेझिझक होकर पुतिन के सामने भी रखा था। अमेरिका की संसद में प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान जमकर नारे लगे और भाषण खत्म होते ही उनका ऑटोग्राफ लेने की होड़ सी लग गई। प्रधानमंत्री ने अमेरिका की संसद में करीब 1 घंटे का भाषण दिया और इस दौरान अमेरिका की संसद कभी तालियों की तड़तड़ाहट से तो कभी मोदी मोदी के नारों से गूंजती रही। यही नहीं, प्रधानमंत्री का भाषण खत्म होते ही उनका ऑटोग्राफ लेने की होड़ सी लग गई। यही नहीं, कई सांसदों ने तो उनके साथ सेल्फी भी ली।
प्रधानमंत्री जितनी देर संसद में रहे, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगते रहे। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान अमेरिकी संसद में उनका जबरदस्त क्रेज दिखा। वहां मौजूद सांसदों ने करीब 79 बार तालियां बजाईं और 15 बार खड़े होकर प्रधानमंत्री की बातों का समर्थन किया। और केवल अमेरिकी संसद के अंदर ही नहीं, बाहर भी प्रधानमंत्री से मिलने आए लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। अमेरिका की संसद के बाहर प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, जिनके हाथ में भारत का झंडा और प्रधानमंत्री की तस्वीरें नजर आईं। ये लोग अमेरिका की संसद में प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले वहां पहुंचे और उनके समर्थन में नारे लगाने लगे। प्रधानमंत्री के 3 दिन के अमेरिका दौरे के दौरान न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी दोनों जगहों पर भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। प्रधानमंत्री के होटल के बाहर हो या फिर अमेरिका की संसद के बाहर, उनके समर्थन में लोग वहां इकट्ठा हो गए। उधर अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने इस बात की शुरुआत अपने पहले अमेरिका दौरे को याद करते हुए की और अमेरिकी संसद में बयान दिया कि पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो अमेरिका आए थे तो भारत दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, लेकिन 2023 में वो 5वें पायदान पर पहुंचकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। प्रधानमंत्री ने जैसे ही ये बयान दिया, पूरी अमेरिकी संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। लेकिन प्रधानमंत्री यहीं नहीं रुके। उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी सून। प्रधानमंत्री ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो दुनिया की तरक्की का रास्ता खुलता है। उनके इस दौरे पर भारत अमेरिका के बीच तेजस के इंजन की डील भी हुई, जिसके तहत अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस भारत में वो इंजन बनाएगी जो हल्के लड़ाकू विमान तेजस में लगते हैं। अमेरिका दौरे के आखिरी दिन वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। वहां पर पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मोदी की यात्रा को हिट करार दिया। और अमेरिका के केनेडी सेंटर में जिस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी ने कदम रखा तो पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। इस मौके पर अमेरिका के विदेश मंत्री तो अमेरिका के बाद प्रधानमंत्री मोदी मिस्र पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे हैं। काहिरा एयरपोर्ट पर उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। मिस्र के पीएम ने पीएम मोदी के गले लगकर और गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है। मिस्र में प्रधानमंत्री मोदी को इस बीच गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिस्र के प्रधानमंत्री गले लगकर गर्मजोशी से उनका स्वागत मिस्र में करते हैं। और इन सब के बाद प्रधानमंत्री को वहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और करीब रात 8 बजे पीएम मोदी मिस्र के पीएम के साथ राउंड टेबल बैठक करने वाले हैं। रात 9:30 बजे भारतीय समुदाय के लोगों से मिस्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। रात 10:30 बजे मिस्र के धर्मगुरुओं से मुलाकात होगी और करीब रात 11 बजे पीएम मोदी मिस्र के विचारकों से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो मिस्र की काहिरा पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेरिका में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया दुनिया ने देखा, गर्मजोशी के साथ में। और सबसे बड़ी बात, शायद ही किसी नेता का इतने बड़े फोरम पर इस तरीके से स्वागत और इस तरीके से सम्मान दिया गया होगा। और उसके बाद अब मिस्र पहुंचे पीएम मोदी। मिस्र में जो उनका एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो ये कि किस तरीके से वो उस मस्जिद में जाएंगे जो बोहरा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तैयार किया। और बोहरा मुस्लिम समुदाय के लोगों से पीएम मोदी का एक खास नाता है, न केवल अभी से बल्कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तब से लेकर अब तक। 3 तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मिस्र पहुंचे पीएम मोदी। दूसरी तस्वीर, पीएम का भव्य दिव्य स्वागत किया गया और पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पहली तस्वीर दिखाती है कि अमेरिका में जो तस्वीरें निकल कर आई उसे यकीनन मिस्र के प्रधानमंत्री ने भी देखा होगा और देखने के बाद जरूर वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि दुनिया के सबसे बड़े नेता जब हमारे देश आ रहे हैं तो उनका भी स्वागत इसी तरीके से किया जाए। करता हूं $400 मिलियन का निवेश भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा और गूगल भी अब भारत में अपना ग्लोबल फिनटेक सेंटर खोलने जा रहा है।
बोइंग ने भी भारत में $100 बिलियन के निवेश का ऐलान किया है। एमआरओ फैसिलिटी हो, पायलट्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, बोइंग कंपनी इस दिशा में भी अपना सहयोग बढ़ाएगी। ये सारे समझौते, ये सारी घोषणाएं भारत में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जॉब क्रिएशन, रोजगार, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के आखिरी दिन अमेरिका के केनेडी सेंटर में यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित किया और दुनिया को संदेश दिया कि भारत से जितना जुड़ोगे उसका उतना ही फायदा होगा, क्योंकि भारत से दुनिया को संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने केनेडी सेंटर में यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने दावा किया कि भारत और अमेरिका की ये पार्टनरशिप बेहद मजबूत है। ये पार्टनरशिप सिर्फ कन्वीनियंस की पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप है कन्विक्शन की। ये पार्टनरशिप है कंपैशन की और ये पार्टनरशिप है एक बेहतर विश्व के लिए शेयर्ड कमिटमेंट की। पीएम ने कहा कि हम भारत की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हम चुनौती को भी चुनौती देते हैं, भारत के गरीबों को भी सशक्त कर रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरह से भारत ने इस महामारी का सामना किया, वो भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। पोस्ट कोविड काल में आज इकोनॉमी, सप्लाई चेन में दुनिया की क्या हालत है, इन सब के बावजूद भारत 7% की ग्रोथ लेकर आगे बढ़ रहा है। वॉशिंगटन में पीएम नरेंद्र मोदी ने बिजनेस मीटिंग की। इस दौरान कई कंपनियों के सीईओ और उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान भारत में निवेश में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी चर्चा हुई और पीएम ने कारोबारियों को संदेश दिया कि भारत में निवेश करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। दिस इज द मोमेंट। इस दौरान पीएम ने टेक्नोलॉजी के विकास और भारत के युवाओं के हुनर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और यूथ का संगम से दोनों देशों का भविष्य उज्जवल है। इस बिजनेस मीटिंग में उद्योगपतियों के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मौजूद रहे। टेक्नोलॉजी में जो प्रगति की है वो, और भारत का युवा विशेष करके टैलेंट के कारण आज विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। तो टैलेंट और टेक्नोलॉजी का ये मिलन मैं समझता हूं कि अपने आप में एक उज्जवल भविष्य के लिए गारंटी लेकर के आया है। इस दौरान पीएम ने राष्ट्रपति बाइडेन की कोशिशों की तारीफ भी की। राष्ट्रपति बाइडेन का इस महत्वपूर्ण, भले ही छोटी हो, लेकिन मैं कहता हूं ये होनहार है, ये शानदार है और ये धारदार भी है और ये आने वाले भविष्य को बनाने वाली है। उद्योगपतियों के साथ हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही भारत में निवेश को लेकर भी बात बनी। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने वहां भारत के लोकतंत्र का डंका बजा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पत्रकारों ने प्रधानमंत्री से लोकतंत्र के मुद्दे पर सवाल पूछे, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने ऐसा जवाब दिया कि अमेरिका में भारत के लोकतंत्र का डंका बज गया। जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पर दुनिया को बता दिया कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित है। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री की यात्रा से ठीक पहले अमेरिका गए राहुल गांधी ने वहां भारत में लोकतंत्र के मुद्दे पर खूब बात की थी और प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर भी यही मुद्दा उठा। इस बीच अमेरिका की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि यह युद्ध का युग नहीं है। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने यही बात पुतिन से कही थी, जिसका जिक्र पिछले साल सितंबर महीने में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी किया था। और अपने अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यही बात दोहराई और अमेरिका की संसद में दोबारा कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है। दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। यही नहीं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के हर देश को खून खराबा रोकने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। We all must do what we can to stop the bloodshed
and human suffering. यूक्रेन जंग पर प्रधानमंत्री ने शुरू से अपना रुख साफ रखा और बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाने के पक्ष में रहे। यही नहीं, अपना ये पक्ष उन्होंने बेझिझक होकर पुतिन के सामने भी रखा था। अमेरिका की संसद में प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान जमकर नारे लगे और भाषण खत्म होते ही उनका ऑटोग्राफ लेने की होड़ सी लग गई। प्रधानमंत्री ने अमेरिका की संसद में करीब 1 घंटे का भाषण दिया और इस दौरान अमेरिका की संसद कभी तालियों की तड़तड़ाहट से तो कभी मोदी मोदी के नारों से गूंजती रही। यही नहीं, प्रधानमंत्री का भाषण खत्म होते ही उनका ऑटोग्राफ लेने की होड़ सी लग गई। यही नहीं, कई सांसदों ने तो उनके साथ सेल्फी भी ली। प्रधानमंत्री जितनी देर संसद में रहे, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगते रहे। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान अमेरिकी संसद में उनका जबरदस्त क्रेज दिखा। वहां मौजूद सांसदों ने करीब 79 बार तालियां बजाईं और 15 बार खड़े होकर प्रधानमंत्री की बातों का समर्थन किया। और केवल अमेरिकी संसद के अंदर ही नहीं, बाहर भी प्रधानमंत्री से मिलने आए लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। अमेरिका की संसद के बाहर प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, जिनके हाथ में भारत का झंडा और प्रधानमंत्री की तस्वीरें नजर आईं। ये लोग अमेरिका की संसद में प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले वहां पहुंचे और उनके समर्थन में नारे लगाने लगे। प्रधानमंत्री के 3 दिन के अमेरिका दौरे के दौरान न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी दोनों जगहों पर भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। प्रधानमंत्री के होटल के बाहर हो या फिर अमेरिका की संसद के बाहर, उनके समर्थन में लोग वहां इकट्ठा हो गए। उधर अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने इस बात की शुरुआत अपने पहले अमेरिका दौरे को याद करते हुए की और अमेरिकी संसद में बयान दिया कि पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो अमेरिका आए थे तो भारत दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, लेकिन 2023 में वो 5वें पायदान पर पहुंचकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। प्रधानमंत्री ने जैसे ही ये बयान दिया, पूरी अमेरिकी संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। मारुति नंदन हे दुख भंजन, मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देख लो, पापा को भी बुला लो। खुश हो बेटा, देर से पहचाना तो मुझे। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, यहां तो शुरू किया था इन्होंने और यहां पे छोड़ा। और आज ये बात हो रही थी, किसी ने अमेरिका में सवाल पूछा प्रधानमंत्री से कि लोकतंत्र है आपके यहां, लोकतंत्र पे चर्चा हो रही थी। किसी ने कहा मणिपुर जल रहा है, आप अमेरिका चले गए। किसी ने कहा कि बेटियां संघर्ष कर रही हैं, उनके सवाल नहीं उठाएंगे क्या? बिल्कुल जायज सवाल उनका। मैं आ रहा हूं, सारे मुद्दे मुझे सब याद रहता है, ऐसा कोई नहीं भूलता। कई लोगों ने सवाल उठाया कि आपका तराजू थोड़ा झुक जाता है। किसी ने कहा नहीं, बेहद ईमानदारी के साथ बात करते हैं। लेकिन यही लोकतंत्र है, कुछ छूट जाएगा, कुछ रह जाएगा, लेकिन आएगा सब कुछ पूछने के लिए। कहां से आने होगा? दिल्ली गई है। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? अजय शर्मा। अजय शर्मा जी, क्या काम करते हैं आप? मेरा अपना बिजनेस है। बिजनेस है। अब ये नहीं पूछेंगे काहे का, लेकिन ये मुझे बताइए कि कैसे घूमते हुए इधर आ गए?
मैं ऐसे घूमते फिर रहे। घूमते हुए कोई सवाल है आपके दिमाग में? हमारे साथ अच्छा नहीं, थोड़ा व्यापारी आदमी थोड़ा डरता भी है ये पता नहीं सवाल पूछा जाए या ना पूछा जाए। ऑफ कोर्स अरोड़ा जी आपका ही है, आपकी ही चांस बनती है। देन आई विल कम टू शालिन जी। प्रतीक जी, बहुत दुख लगता है जब नौजवान नौकरी की बात करता है, बहुत दुख लगता है जब महिला अपनी सुरक्षा की बात करती है, और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोकतंत्र की दुहाई जो देते हैं, संविधान के पन्ने तार तार कर रहे हैं, तार तार। ये लोकतंत्र है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है सत्ता पक्ष जिसने सदन में आउट किया हो। हमने अडानी की जेपीसी की मांग की थी, सरकार ने, विपक्ष ने मांग की थी। अगर विपक्ष अपनी आवाज पाएगा तो क्या उसकी आवाज दबा दोगे? इसे लोकतंत्र नहीं कहते। विपक्ष का होना बहुत जरूरी है प्रतीक जी। देश में विपक्ष जहां नहीं, अगर पगला गए तो पानी लाएं हम जी। जहां तक विपक्ष की बात है, अगर ये लोकतंत्र है, क्या ये लोकतंत्र है कि आप मेरी आवाज दबाओ? क्या लोकतंत्र है मैं आपकी आवाज दबाऊं? किसी ने दबाई आवाज? नहीं, आवाज दबाई किसी ने? विपक्ष की दबाई जा रही है। विपक्ष जब बात करता है, विपक्ष आज हम धन्यवाद करते हैं अमित शाह जी का। हमने मांग की थी कि सर्वदलीय बैठक मणिपुर के लिए की जाए, लेकिन प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री बोले एक तरह अमित शाह जी क्या कोई बाहर से सरकार के वही तो हिस्सा में है भाई अरोड़ा जी। लेकिन इस बार मैं 102वां मैं सुनता हूं प्रधानमंत्री जी को देश के मन की बात में कहते, बहनों भाइयों मणिपुर में कुछ नहीं होगा, बहनों भाइयों देश में खुशहाली होगी। ठीक है अरोड़ा जी, आपके मुताबिक प्रधानमंत्री को अमेरिका नहीं जाना चाहिए था, है ना जी? आप जाना चाहिए था? हाँ, अच्छा ठीक है, मैंने ना पूछ लें। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी। अजय जी बोलिए। प्रतीक जी, इनके हिसाब से प्रधानमंत्री तो अमेरिका के दौरे पे न जाए, जो कि ऑफिशियल स्टेट विजिट दे रहे। राहुल गांधी जाए, देश की बदनामी करे, ये लोग ये चाहते हैं, ये लोग ये चाहते हैं। बात अगर लोकतंत्र की होती है तो क्या अमेरिका में अफ्रो अमेरिकन के इशू नहीं है? लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि वहां पर समस्याएं ना हो, समस्याएं हैं, उनका समाधान लोकतंत्र के हिसाब से, कानूनी जो हमारी व्यवस्था है उसके हिसाब से होता है। आपके हिसाब से किया जाए, आप फैसला करेंगे, जो आपका मनमर्जी हो आप करेंगे। आराम से, वन बाई वन। हाँ जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? ऑफकोर्स जी, झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, और ललितपुर न छाड़िए जब तक मिले उधार। जी बोलिए जनाब, क्या नाम है साहब आपका? विवेक साहू। जी साहू साहब, क्या काम करते हैं? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। वो तो मैं समझ गया था, कंधे पे हाथ रखने से ही। क्या बात है, क्या बात है। पहले खड़ा होना सीखिए हमारी डिबेट में, फिर मैं आऊंगा आपके पास। जी जी ऑफ कोर्स। एक मिनट। हाँ जी, आपने प्रश्न किया था प्रधानमंत्री को अमेरिका नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के, सब जाते हैं, जाना चाहिए, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोले। अगर प्रधानमंत्री जी, एक बात बड़ी करता हूं आज, अगर प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र की बात की है, भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी ने कहा यहाँ पे सत्य कर दें, इस बार आके अमेरिका से आने के बाद खुशहाल कर दें देश को, भाईचारा कर दें, लोकतंत्र कायम कर दें, हम साथ रहेंगे, लोकतंत्र कायम करें, जो कहा वहां पे वो देश में करके दिखाएं। जी ठीक है, मैं इस पे कोई सवाल आपसे प्रतिक्रिया नहीं करूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। नदीम भाई जी बोलिए जो उन्होंने कहा। सर उनका अपना अलग मत है, लेकिन देखिए देश बहुत अच्छे से चल रहा है। एक मिनट नदीम जी। हाँ जी, देश बहुत अच्छे से चल रहा है और हमारी ख्याति का डंका देश से बाहर भी बैठ रहा है। और अमेरिका में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स लोकतंत्र के अंतर्गत आती है और उसके समाधान के लिए ही अपोजिशन होती है। अपोजिशन को मिलजुल कर काम करना चाहिए, ना कि सरकार की सराहना करे। सरकार ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। देश हमेशा बोले दीजिए ना, सरकार करती है तो लोकतंत्र का यही सिस्टम है। नहीं, मैं सब सरकारों की प्रधानमंत्री ने सबकी तारीफ, मैं लोकतंत्र की भी यहाँ पर तारीफ कर रहा हूँ। आप सुनिए मेरी बात, आप कह रहे थे ना कि आवाज रुक रही है। सर यहाँ माइनॉरिटी से ही 4 लोग बोल रहे हैं, यही लोकतंत्र है। आपने 4 लोगों को बुलाया माइनॉरिटी से, इससे बड़ा और लोकतंत्र क्या होता? 4 लोग हैं माइनॉरिटी के। बोलूंगा उनके ऊपर, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आए और यहाँ खुशहाली ला। लोकतंत्र का खुशहाली से कोई संबंध नहीं है। लोकतंत्र में खुशहाली लाने के लिए सब स्वतंत्र हैं, किसी को कोई बाधा नहीं पहुंचाए, ये है लोग। जी मैं आया जी। नदीम भाई पूरी हो गई बात आपकी? जी जनाब वेट अ मिनट जी। चलें जी। प्रतीक जी, मैं आज एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। सभी साथियों से निवेदन है
कि आप हर विषय पे, हर इशू पे पहले अपना पक्ष रख लेना, लेकिन लोकतंत्र पे प्रश्न मत खड़ा करना। क्यों? सुनिए कान खोल के। देश के अंदर 15 जो है सरकारें हैं आपकी, कानून व्यवस्था जो है राज्य का, स्टेट का सब्जेक्ट है। अगर लोकतंत्र नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? जो राज्यों में क्या कर रहे हैं? कितना बड़ा अपने ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। अगर आप अपनी बात रख पा रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि लोकतंत्र है। और सबसे बड़ी बात अभी इन्होंने कहा व्यक्ति का ज्ञान मैं आपका सवाल ले लेता हूँ वेरी वेरी क्वाइटली, और दूसरे को बोलने में क्या होता दिक्कत होती। जी बोलिए। प्रतीक जी बार बार 15 राज्यों की बात करें, बात चल रही मणिपुर की। मणिपुर के अंदर सरकार किसकी है? राज्य में सरकार उनकी है, सेंटर में सरकार उनकी है। अरे गृह मंत्री जी को बहुत जल्दी से ज्ञान लेना चाहिए था। 50 दिन से ऊपर हो गए। अरोड़ा जी ने बताया ना सर्वदलीय बैठक बुलाई ना, अरोड़ा जी ने बोला ना अभी। सर्वदलीय बैठक तीसरी बार बुलाई गई है, पहली बार नहीं, तीसरी बार। अरे आपको जानकारी नहीं है, पहली बार। दूसरी सबसे बड़ा, आप देश में लोकतंत्र का प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। एक आम सवाल है, आम जो उत्तर है, देश में किस चीज का राज है? कानून का राज है ना। तो वही न्यायपालिका लोकतंत्र का हिस्सा है, ब्यूरोक्रेसी लोकतंत्र का हिस्सा है, विधायिका लोकतंत्र का हिस्सा है। आप क्या चाहते हैं? सड़कों पे खड़े होकर फैसले होंगे क्या? न्यायपालिका क्या है? सुनिएगा, सुनने का दम भी रखिएगा। बोला है आपने, मैंने कभी नहीं कहा कि लोकतंत्र खतरे में। मैंने कहा लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। और क्यों? जब हमारी बेटी खुशी दुबे 30 महीने कारण जेल के अंदर बंद रहती है, तब लोकतंत्र कमजोर होता है। जब हमारी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बेटी विनेश यही बैठ करके रोती है ना रात को, तब लोकतंत्र खतरे में होता है और कमजोर होता है। मैं उस लोकतंत्र की बात करता हूँ। सुनिए, मुझे क्या आप लोकतंत्र समझाएंगे? मैं जानता हूँ जन्म धरती है लोकतंत्र की मेरी। मुझे लोकतंत्र जब पांडे जी बोलते हैं तो धरती कांपने लगती है। और अरे नहीं, मैं तो सिर्फ। और पांडे जी कसम खुदा की बैठ न जाना आज। और 1975 में जब इमरजेंसी लगती है तब क्या होता है? जवाब देता हूँ, जवाब दे रहा हूँ। प्रतीक जी, अगर कोई व्यक्ति अहम में आकर ये कहे कि मुझे लोकतंत्र में समझाओ, तो इससे बड़ा राजतंत्र का परिचय क्या हो सकता है? नहीं, देखिए आपने भी कहा था, आपने भी जब बोला था तो यही कहा था। नहीं बोला था आपने। लेट मी कंप्लीट। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? जब ये देश में व्यवस्था है और व्यवस्था में हर अव्यवस्था का अंग जो है उसको अधिकार दिया गया है, सड़कों पे तय होकर जो फैसले होंगे। नहीं, सड़क पे नहीं, न्यायालय में होंगे। महाराज दुष्यंत का नाम सुना है? और शकुंतला का। लोकतंत्र की स्थापना वहां हुई थी जिससे इस देश का नाम भारत पड़ा। उनके पुत्र भरत के नाम पर पढ़ लेना जाकर के फिर लोकतंत्र। अरे ठीक है विज्ञान। एक मिनट, हमारी बहन ने राहुल गांधी के बारे में बोला है ना। जब विदेश में जाके, चाइना में जाके प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि पहले हमें इस देश में जन्म लेने पे शर्म आती थी, तो देश का क्या नाम ऊंचा कर रहे थे प्रधानमंत्री जी? जनाब प्रभात जी, आराम से, आराम जी। देखिए प्रतीक जी, अरे रुको, गलत बोल रहे, सही बोल रहे जी। प्रतीक जी, मैं अभी पांडे जी को सुन रहा था, सारे पैनलिस्ट को सुन रहा था। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज यहाँ दिल्ली की पूरी जनता के यहाँ पे, मैं लखनऊ से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ, और उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का प्रदेश है, जहाँ पे आज जो सरकार काम कर रही है वो कानून व्यवस्था प्रायोरिटी पे, कोई अपराध नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई चीज नहीं। और मैं इनको बताना चाहता हूँ पांडे जी को, इन्होंने खुशी दुबे की जो बात की, देखिए आज एक परिवार चलाना मुश्किल पड़ता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसने चुना? जनता ने चुना ना। एक मिनट पांडे जी, सुनने की क्षमता रखिए आप, मना कहने का, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। यूपी के अंदर कांग्रेस 0, मायावती का कोई अस्तित्व नहीं, अखिलेश परमार। अभी फिलहाल मायावती कह रही है। नहीं, मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, 62 सीट 70 सीट लेके अगर कोई पार्टी आ रही है और लाभार्थी योजना चल रही है, कोविड पे काम हुआ, योगी 24 घंटे काम कर रहे हैं। और एक मिनट देखिए, एक मिनट, 5 लोग सुनिए, 5 लोग घर नहीं चला पाते हैं। 140 करोड़ का भारत चला रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये क्या चला है? ये अपना घर चलाते हैं। रोज नहीं बोलोगे तुम। नहीं, अभी एक बार बोल चुके नहीं जी ना, आराम से। हाँ जी, हाँ, आ गया। बोले मणिपुर में प्रॉब्लम है, मणिपुर में प्रॉब्लम है। पहले बोलते हैं कश्मीर में प्रॉब्लम है, कश्मीर में प्रॉब्लम है। आज देखो कि कश्मीर में कितना सब पीसफुल चल रहा है सारा सिस्टम। जम्मू में देखो कितना पीसफुल चल रहा है। मैं बोलता आओ एक बार देखो मोदी ने किया क्या वहाँ पे भी, आओ एक बार। वेलकम। कहाँ से आना हुआ आपका? जम्मू से। जम्मू से आए, क्या बात है जी। खड़ो भाई, हाँ जी बोलिए। मेरा सवाल कांग्रेस से है।
सवाल ये है कि जब गैर संवैधानिक विधेयक मोदी जी ने केजरीवाल जी के खिलाफ लाए हैं तो 12 पार्टियों में से 11 पार्टियों ने समर्थन दे दिया है, कांग्रेस क्यों नहीं दे रही है? हो गया सवाल कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है विधेयक का? जी मैं पूरी बात नहीं है भाई अनवर। देखिए एक मिनट, कोई बोले नहीं। मैं ये कह रहा हूं आम चुनाव आएंगे, फिर जनता चुनेगी। अगर जनता के बीच काम नहीं किया किसी पार्टी ने तो उसको जनता जनार्दन उतार के सड़क पर रख देगी। मैं पूछना चाहता हूं आज विपक्ष एक क्यों नहीं है? कहता है लोकतंत्र खतरे में है, विदेश में जाके नहीं, पांच विद्यार्थियों के सामने लोकतंत्र खतरे में है, बिल्कुल है, विदेश में जाके एक है विपक्ष, कोई झगड़ा नहीं है, पूरा भारत एक है, पूरा भारत एक है, कोई अलग नहीं है। सवाल क्या था आपका? मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। जो पटना में 12 पार्टियों का सम्मेलन हुआ, अरे 12 पार्टियां थी जो चलो में है, 17 ही मानो, 11 पक्ष में, हाँ 11 अध्यादेश के पक्ष में, कांग्रेस विरोध में क्यों? एक मिनट प्रतीक भाई, कोई विरोध में नहीं है। सर आज अगर विपक्ष कमजोर है, भाई सवाल सुनने दो, मैं भगा दूंगा तुमको। उड़ीसा चुपचाप बैठे रहो। जी सर, आज अगर विपक्ष कमजोर है तो उसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है? वो बार बार मोदी जी पे हर एक बात को क्यों डाल देती है? अगर विपक्ष को जनता ने वोट नहीं दिया है तो उनके कार्यों के कारण नहीं दिया हुआ है। आप कुछ भी चीजें होती हैं उसके लिए मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, कभी आप भी तो आगे आके कहिए कि अगर हम कमजोर हैं तो हमारी ये कमियां और हम। जी अनवर आप दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। मेरे भाई आपने बहुत अच्छी बात करी। जल्दी विपक्ष को वोट क्यों नहीं मिल रहा? उनको वोट मिल रहा है। हमने 2014 के अंदर झूठ नहीं बोला, सिलेंडर लेके 350 के रोड पर नहीं बैठे। 65 वाला पेट्रोल जो टाइम था वो लेकर हम आए थे। ये कह रहे थे सिलेंडर सस्ता देंगे, महंगाई हटाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो भाजपा की सरकार में हो रहा है। कॉमनवेल्थ गेम का भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार परिवार में सरकार गई, नहीं प्रूफों को सरकार गई, नहीं परिवार सारे लोग बैठो, सारे लोग बैठ जाओ। आ रहा हूँ अरोड़ा जी, आ रहा हूँ जी, बोलो बेटा। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा होकर इतना बोल रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, ये जल रहा है, वो जल रहा है। इससे पहले कश्मीर की बात करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी के कोई बाहर देश का प्रधानमंत्री पैर छू रहा है, अगर भारत को इसमें गौरव मिल रहा है तो बाकी लोगों को क्यों मिर्ची लगती है? मैं कहना चाहता हूँ डंके की चोट पर कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और मैं भी उराड़ा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए। दोनों तरफ। क्या नाम है तुम्हारा? सिक्का वही उछाला जाए। अभिषेक ठाकुर। अभिषेक ठाकुर जी सर। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ तुम अपने डायलॉग बिल्कुल ठीक रखा करो। ये वो वाले डायलॉग मिर्ची लगती है और ये वाला बिल्कुल डायलॉग अपने ठीक रखो, दुरुस्त रखो। और यहाँ पे जो फिल्म चलती है उसके सारे डायलॉग जो है मैं ही देखता हूँ, सेंसर कर दूंगा। कोई गलत डायलॉग नहीं बोला जाएगा यहाँ पे। जी हाँ जी बोलिए। इन्होंने पूछा कांग्रेस समर्थन देगी नहीं। अच्छा एक चीज बड़ा आश्चर्य है, लोग पूछते हैं विपक्ष मोदी बनाम विपक्ष। जानते हैं कितनी पार्टियां हैं एनडीए में? पूछ लो एनडीए के लोगों से कि ये मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है कि एनडीए की सरकार है? बीजेपी प्लस 11.5 पार्टी है जिसमें आधी शिवसेना है, शिवसेना है। दूल्हा तय कर दिया, बाराती आई थी और उन्होंने